एक ऐसा केस जिसको सुनने के बाद आपका प्यार और लव मैरिज दोनों पर से विश्वास उड़ जाएगा। यह केस ऐसा है जिसमें प्यार, धोखा, नशा और अंधविश्वास की चौंका देने वाली परतें हैं। एक पत्नी जिसने अपने पति की हत्या कर दी और यह कांड उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ किया। अपने पति को मौत के घाट उतारने के बाद उसने उसके लाश के टुकड़े किए और उसे सीमेंट में मिला के एक प्लास्टिक के ड्रम में सील कर दिया और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मनाली घूमने चली गई। यह मर्डर इतना ब्रूटल था कि आरोपी के पेरेंट्स खुद ही कहते हैं कि उनकी बेटी को फांसी की सजा होनी चाहिए। उनका कहना है कि उनकी बेटी ही बदतमीज थी। उसका पति तो उसे अंधा प्यार करता था। उसने उसके लिए अपने घर परिवार के खिलाफ जाके उसे शादी की थी। जिस लड़की के लिए उसने अपने परिवार से लड़ाई की, परिवार के खिलाफ जाकर उसे शादी की, आज उसी लड़की ने उसके टुकड़े कर दिए। यह केस है मेरठ का सौरभ राजपूत केस। इस कहानी की शुरुआत 2016 से शुरू होती है। सौरभ उस समय मर्चेंट नेवी में काम करता था और अपनी काम की वजह से वो काफी विदेशी यात्राएं करता था। एक दिन मेरठ में उसकी मुस्कान से मुलाकात होती है और पहली नजर में उसे वो पसंद आ जाती है। दोनों के बीच बातचीत बढ़ती है और जल्द ही वे प्रेम संबंध में बन जाते हैं। जब शादी की बात आती है तो दोनों के परिवार इसका विरोध करते हैं। सौरभ के माता पिता ने उसे साफ कह दिया कि अगर उसने यह शादी की तो उसे संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा। लेकिन प्यार में अंधे सौरभ ने अपने परिवार की बात नहीं मानी और मुस्कान के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। मुस्कान का परिवार भी सौरभ को स्वीकार कर लेता है, लेकिन सौरभ के माता पिता उसे घर से बेदखल कर देते हैं। इसके बाद सौरभ मुस्कान को लेकर इंदिरा नगर में किराए के मकान में रहने लगता है। सौरभ कुछ ही महीनों के बाद अपनी पति मुस्कान के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़ देता है। उसने लंदन में एक बेकरी में काम करना शुरू कर दिया और जब भी संभव होता वह भारत लौट आता। इसी दौरान उनकी एक बेटी का जन्म होता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2019 में मुस्कान की जिंदगी में साहिल शुक्ला की वापसी होती है। साहिल उसका पुराना क्लासमेट था जिससे वह स्कूल के दिनों में 8वीं कक्षा में मिली थी। स्कूल के रीयूनियन के दौरान साहिल और मुस्कान की फिर से मुलाकात होती है। दोनों एक दूसरे से अपना नंबर शेयर कर लेते हैं। पुरानी पहचान के चलते बातचीत शुरू होती है और जल्द ही दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। साहिल अब लगातार मुस्कान के किराए के घर पे आने लगा। मकान मालिक को यह सब अजीब लग रहा था, लेकिन उन्होंने चुप्पी साधे रखी। 2021 में सौरभ जब लंदन से छुट्टियों में घर आया तो मकान मालिक ने उसे कहा, बेटा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी में एक लड़का यहाँ आता है। मुझे लगता है कि तुम्हारी वाइफ के साथ उसके कुछ नाजायज संबंध हैं। मुस्कान से जब सौरभ ने इस बारे में पूछा तो दोनों के बीच बहस हो गई। सौरभ ने मुस्कान और साहिल के व्हाट्सएप चैट और मैसेज देखे जिसमें ऐसी बातें लिखी थी जो सिर्फ प्रेमी और प्रेमिका के बीच होती है। यह देखकर सौरभ आग बबूला हो गया। उसने मुस्कान से कहा, अब मुझे तुम्हें तलाक देना होगा। 2021 में सौरभ ने तलाक के पेपर भी तैयार कर लिए थे। हालांकि बाद में दोनों के बीच सहमति बनी कि तलाक नहीं लेंगे और बेटी के जीवन को देखते हुए साथ साथ रहेंगे। इसके बावजूद भी मुस्कान ने साहिल से मिलना नहीं छोड़ा। जब सौरभ वहां आता था तो वो साहिल से नहीं मिलती थी, लेकिन जैसे ही सौरभ वहां से चला जाता उससे फिर से मिलने लगती। यहीं से मुस्कान के दिमाग में अपने पति को रास्ते से हटाने का खतरनाक प्लान तैयार होता है। लेकिन उससे पहले मुस्कान को साहिल को कन्विंस करना था इसके लिए। इसलिए मुस्कान ने एक खेल रचा। उसको पता था कि साहिल काफी अंधविश्वास में भरोसा करता है और आत्माओं में विश्वास करता है और काफी नशे भी करता है। साहिल की माँ का देहांत हो चुका था, लेकिन वो अब भी अपनी मृत माँ पर अंधविश्वास से भरोसा करता था। साहिल के घर से जो तस्वीरें पुलिस को मिली है उससे भी कंफर्म होता है कि वह तंत्र मंत्र जादू टोने के चक्कर में पड़ा था। इसी का पूरा फायदा मुस्कान ने उठाया। उसने साहिल के लिए एक फर्जी स्नैपचैट अकाउंट बनाया और खुद को उसकी मरी हुई माँ के रूप में प्रस्तुत किया। मुस्कान उसकी माँ के नाम के फर्जी अकाउंट से साहिल को मैसेज भेजती है कि तुम्हें उसके पति को रास्ते से हटाना होगा, तुम दोनों को मिलकर उसका वध करना होगा। और इतना ही नहीं, उसने आगे लिखा कि सिर्फ मारना ही नहीं बल्कि उसके टुकड़े भी करने होंगे। जब उसे पढ़ता है तब उसे लगता है कि वो माँ के आदेश हैं। उसने यह भी लिखा कि मुस्कान ही तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन लड़की है, मुस्कान के आने से ही तुम्हें तरक्की मिलेगी। अब साहिल को लगने लगा कि मुस्कान ही मेरी फ्यूचर है और उसका लक मुस्कान से जुड़ा हुआ है। इसलिए साहिल अब मुस्कान को पाने के लिए अब कुछ भी करने को तैयार था। दोनों मिलकर एक योजना बनाते हैं। उन्होंने नवंबर 2024 से ही सौरभ को मारने की प्लानिंग शुरू कर दी। दोनों ने कई जगहों पर रेकी की और जानवरों के शवों को
दबाने के तरीके पता किए ताकि सौरभ का सब भी कहीं दबा सके। 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था और 28 फरवरी को उसकी बेटी का जन्मदिन था। दोनों का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए सौरभ लंदन से आने का प्लान बनाता है। एक तरफ सौरभ बर्थडे सेलिब्रेशन में आने का प्लान बनाता है, वहीं दूसरी तरफ मुस्कान और साहिल उसके मौत का प्लानिंग करते हैं। इसी बीच मुस्कान चाकू खरीदने के लिए दुकान जाती है। वहां उसने दुकानदार को एक बड़े चाकू दिखाने को कहा। उसने करीब 800 रुपये में एक बड़ा और धारदार चाकू सेलेक्ट किया। दुकानदार के पूछने पे कि इतना बड़ा चाकू का वो क्या करेगी, तो मुस्कान ने कहा, मुझे नॉनवेज खाने का बहुत शौक है और मैं खुद चिकन काट कर खाना चाहती हूँ। दुकानदार को नहीं पता था कि यह चाकू इंसान को काटने के लिए इस्तेमाल होंगे। 24 फरवरी को सौरभ लंदन से मेरठ आता है। सौरभ अपने घर वालों से भी मिलता है और अपनी वाइफ मुस्कान के बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए इंदिरा नगर में मुस्कान के पास लौट आता है। मुस्कान जैसे ही सौरभ को देखती है, उसके मन में ख्याल आता है, क्यों ना इसका मर्डर कर दिया जाए। सौरभ को बेहोश करने के लिए मुस्कान को अब नींद की गोलियां खरीदनी थी। वो इतनी आसान से तो मिलता नहीं है विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। तो उसने एक प्लान सोचा। उसे सौरभ से कहा कि उसे काफ़ी एंग्जाइटी हो रही है, वह डिप्रेशन में है, सो नहीं पा रही है। तो सौरभ उसे तुरंत ही डॉक्टर के पास ले जाता है। मुस्कान डॉक्टर को भी सेम इशू बताती है। इसी प्रिस्क्रिप्शन को यूज करके मुस्कान दवाई लेकर आती है और वो भी सौरभ के साथ ही। तो जिस सौरभ को इस बात का भनक तक नहीं है कि यही वो दवाई है जो उसके मौत का कारण बनेगी। इसके बाद 25 फरवरी की रात बर्थडे पार्टी होती है। शराब का इंतजाम किया जाता है और मुस्कान शराब में वही नींद की दवाई मिलाने की कोशिश करती है ताकि सौरभ को बेहोश किया जा सके। लेकिन योजना फेल हो जाती है क्योंकि सौरभ को कुछ अजीब महसूस होता है और वह शराब पीने से इनकार कर देता है। वह केवल अपनी पत्नी के साथ समय बिताना चाहता है। पहली कोशिश नाकाम होने के बाद वे फिर से योजना बनाने में लग जाते हैं। 28 फरवरी को सौरभ अपनी बेटी का बर्थडे मनाता है। सौरभ डेली एक बार अपनी माँ के घर जाता था और वहाँ से खाना भी लेके आता था। 3 मार्च को भी सौरभ अपनी माँ के घर ब्रह्मपुरी जाता है। ये वो आखिरी दिन था जब सौरभ के फैमिली वाले सौरभ को देखने वाले थे। 3 मार्च को सौरभ ने अपनी माँ के घर से लौकी के कोफ्ते की सब्जी लाई। मुस्कान ने इसी सब्जी में नींद की गोली मिला दी। सौरभ जैसे ही खाना खाता है, उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। वह सोने चला जाता है। देर रात करीब 12 बजे के बीच वह पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। मुस्कान इतनी शातिर थी कि उसने तुरंत साहिल को कॉल किया और कहा, आ जाओ, अब समय आ गया है। साहिल घर पहुंचता है। वो दोनों वही बड़ा चाकू लेके आते हैं। उन्होंने कूलर ऑन कर दिया था ताकि घर से कोई आवाज़ बाहर ना जा सके। साहिल मुस्कान को चाकू पकड़ने और वार करने का तरीका सिखाता है। फिर दोनों मिलकर बेहोश पड़े सौरभ के सीने पे पहला वार करते हैं। उसके बाद एक के बाद एक कई वार किए जाते हैं। पूरे कमरे में खून फैल जाता है। इससे पहले ही उन्होंने सफाई के लिए ब्लीच पाउडर और अन्य सामान तैयार रखा था। हत्या के बाद वे सबको बाथरूम में ले जाते हैं और उसे टुकड़ों में काटना शुरू करते हैं। सबसे पहले हाथ काटते हैं, फिर सिर अलग किया जाता है। इस दौरान मुस्कान के चेहरे पे खुशी झलक रही थी, जैसे उसे इस हत्या से सुकून मिल रहा हो। रात के करीब 1:30 बजे जब वे सब के टुकड़े कर रहे थे, मुस्कान पहले से एक बैग लेकर आई थी। उन्होंने सिर और हाथ को उस बैग में रखा, जबकि शरीर को मुस्कान के बेड के नीचे छिपा दिया। इसके बाद साहिल सौरभ का कटा हुआ सिर और हाथ एक थैली में रखकर अपने घर ले जाता है। लेकिन जब मुस्कान घर में अकेली रही तब उसे डर लगने लगा। वो साहिल को फ़ोन कर कहने लगी कि मुझे डर लग रहा है, मैं इस घर में अकेले नहीं रह सकती। रातों रात वह साहिल के घर चली गई और वहाँ दोनों अगले दिन की प्लानिंग करने लगते हैं कि कैसे लाश को ठिकाने लगाना है। कमरे में खून बिखरा था। उन्होंने ब्लीचिंग पाउडर से सफाई की। अब सवाल था कि लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। जलाने से बदबू आएगी, गाड़ने के लिए जगह नहीं थी, इसमें काफ़ी रिस्क भी था। फिर उन्हें एक उपाय सूझा, ड्रम में शव को डालने का। लेकिन बदबू को रोकने के लिए उन्होंने नमक डाल दिया ताकि शव जल्दी गल जाए। फिर यही सोचकर कि लाश को गलाने से भी बदबू फैलेगी, उन्होंने शव को पत्थर में बदलने की योजना बनाई। मुस्कान सीमेंट का बैग लाने जाती है अपने ही पति के लाश को गाड़ने के लिए। लेकिन जैसे वो एक पैकेट सीमेंट लेकर आती है, साहिल उसे डांटता है कि एक पैकेट से क्या होगा, मुझे 2-3 पैकेट चाहिए होंगे। फिर वह दोबारा जाती है और ज़्यादा सीमेंट के पैकेट लेके आती है। अब लाश को पूरी तरह से सीमेंट में पैक कर दिया जाता है। ड्रम इतना भारी हो जाता है कि उसे हिलाना भी मुश्किल हो जाता है। 4 मार्च को यह सब हो चुका था। अब यह सोचते हैं इस लाश का किया जाए। इसी बीच वे फैसला करते हैं पहले शिमला घुमाते हैं। शिमला पहुंचकर वे खूब मौज मस्ती करते हैं।
इन दोनों ने इतने ब्रूटल मर्डर को अंजाम देने के 10 दिन के भीतर ही 14 मार्च को होली मनाया। और वही मुस्कान अपने मरे हुए पति के फोन से उसके घर वालों को होली की शुभकामनाएं भेजती है ताकि किसी को शक ना हो। सबके व्हाट्सएप के स्टेटस का भी रिप्लाई करती है, बट जैसे ही कॉल की बात आती है वो मैसेज भेज के बोलती है कि मैं अभी पार्टी में बिजी हूँ, मैं घूमने आया हूँ। लेकिन जब मुस्कान के पास पैसे खत्म हो जाते हैं तब उसे हकीकत का एहसास होता है कि अब आगे क्या किया जाए। सौरभ के अकाउंट में करीब 6 लाख रुपए थे। मुस्कान एटीएम जाकर पैसे निकालने की कोशिश करती है, लेकिन जब पैसे नहीं निकलते हैं तो वो अपनी माँ को फ़ोन करके उनसे पैसे निकालने के तरीके के बारे में पूछती है। उसकी माँ कहती है अपने पति से पूछो। यह सुनकर मुस्कान घबराते हुए कहती है मम्मी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। यह सुनकर उसकी माँ घबरा जाती है और वह मुस्कान को तुरंत मेरठ आने को कहती है। 17 मार्च की रात मुस्कान मेरठ पहुंचती है और अगले ही दिन अपने माँ से मिलकर सारा सच बताती है। पहले तो मुस्कान ने अपने माता पिता को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब उसके पिता उसे पुलिस स्टेशन ले जाने लगे तो उसने पूरी सच्चाई उगल दी। मुस्कान के माता पिता ने इंसाफ के लिए अपनी बेटी को खुद पुलिस के हवाले कर दिया। उसके पिता ने कहा कि हम अपने बेटे को खो चुके हैं, लेकिन किसी गलत काम का साथ नहीं देंगे, इंसाफ मिलना चाहिए। उन्होंने अपनी ही बेटी के लिए फांसी की सजा की मांग की है। इसके बाद पुलिस ने मुस्कान और साहिल दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उन पर हत्या का मामला दर्ज किया। यह प्रेम, लालच और अंधविश्वास से भरी एक खौफनाक कहानी थी जिसने कई जिंदगियों को तबाह कर दिया। इस दिल दहला देने वाली घटना के बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए समाज में किसी बदलाव की जरूरत है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये लड़की मतलब समाज में रहने लायक नहीं है और इसने अब जीने का हक भी खो दिया। इसे फांसी होनी चाहिए। वो बहुत अच्छा था, ब्लाइंड लव करता था। एक बच्चे की मतलब उसके प्यार की कदर नहीं करी। उसने अपने मम्मी पापा तक को उसके लिए छोड़ दिया, अपने पैसे को ठुकरा दिया। इन पे करोड़ों की प्रॉपर्टी है, कैश भी है, सब कुछ है। उसने उसे ठुकरा के इसके संग में परेशानियां झेली हैं। उस परेशानियों को मैंने देखा है, थोड़ा बहुत मैंने सहयोग करा है, पर ये नहीं समझ पाई उसके प्यार को। पर मैं समझता था कि मेरे को उससे प्यार इसी वजह से टच में आ गया वो मेरी, और बेटा मानने लगा मैं उसे कि मेरे बच्चे को कोई मेरे से ज्यादा प्यार कर सकता है। उसे फांसी होनी चाहिए, मेरे बच्चे को